नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर कंप्लीट सेट आपको करा रहे हैं। इससे पहले सेट नंबर 3 देखा था, यदि नहीं देखा हो साइड में बटन वीडियो मिल जाएगा। प्राइमरी 1 to 5 के लिए सेट है, परंतु जीके जीएस के क्वेश्चन तो सभी में कॉमन है, तो 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 में जीके जीएस सभी में आपका आ जाता है। बाकी जिस पैटर्न पर ये क्वेश्चन है, जैसे पहले अर्हता परीक्षा, फिर मैथ, फिर जीके जीएस, ये आपका पैटर्न 1 to 5 का होता है, तो उसी का ही ये सेट आपका हम करा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं पैसेज से। पैसेज तो देखिए आप स्वयं से पढ़ के कर सकते हैं, ये है पैसेज और इसके ये क्वेश्चन है, तो इसके आंसर आपको केवल बताए दे रहे हैं, जिससे आप अगर चाहें बाद में तो पैसेज को रोक करके पढ़ करके खुद से भी आंसर इसके जो है वो छाट सकते हैं। इसका 2800 साल आएगा, इसका स्कैटिंग आएगा और इसका पहला ऑप्शन आएगा। ये भी पैसेज पर बेस्ड है, हाँ, तो इसका आंसर भी पहला वाला हो जाएगा। अगला है वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम्ब, ये पैसेज पर बेस्ड नहीं है, तो इसका क्या निकल करके आएगा, आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। एपिटैप इसको जो है वो कहते हैं। कब्र पर देखा होगा आपने, लिखा रहता है, किसी का नाम लिखा रहता है, उसके मरने की तिथि लिखी रहती है, तो वो जो लिखा जाता है ना, उसे किस नाम से जानते हैं, वो आपका होता है एपिटैप। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। पहला जो देख रहे हैं EPITHET, ये क्या होता है, ये विशेषण या पद को कहते हैं। और एपिग्राफ क्या होता है, ये होता है प्रतिमा पर अगर कोई लेख लिखा गया है, कोई मूर्ति पर कोई लेख लिखा गया है, तो उसे कहते हैं। गलत शब्द इसमें से छांटना है आपको, तो आंसर आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इसकी जो स्पेलिंग होती है उसमें AVA फिर RICIUO नहीं होता है, यहाँ से OUS होता है, यानी O पहले आ जाएगा और U बाद में आएगा। OUS जो है होता है, लिख देते हैं CIOUS, ये सही स्पेलिंग इसकी जो है वो होगी। तो ये गलत इसमें स्पेलिंग जो है वो छांटनी थी। इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है लोभी या कोई लालची व्यक्ति होता है, उसको लेकर के इसका अर्थ निकालते हैं। पहले ऑप्शन में नॉस्टैल्जिक जो लिखा है, इसका मतलब होता है कि पुरानी जो चीजें अगर हैं उसमें आप खोए हुए हैं, स्मृति या कहेंगे अतीत की सुखद जो स्मृति है उसमें खोया हुआ जो व्यक्ति होता है उसको कहते हैं नॉस्टैल्जिक। और जो सी ऑप्शन में हेगेमनी है, ये क्या होता है, ये आपका नेतृत्व इसका अर्थ होता है। तो केवल 8 ही क्वेश्चन आपको इंग्लिश के देखने को मिलते हैं अर्हता परीक्षा के तौर पर। हिंदी वाला प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पर भी एक पैसेज है अनुच्छेद, इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट इसमें भी हम पैसेज के आंसर की बात करेंगे। पांडिचारी तमिलनाडु राज्य का अंग है। 10वां प्रश्न का मड़क्कल विनायक का आंसर हो जाएगा। विश्व बंधुत्व वाले का आंसर सी हो जाएगा। 12वें का आंसर बी हो जाएगा। वैसे तो इसकी लेकर के पैसेज पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं है ना, तो ये अपन डायरेक्ट बात करते हैं। तो कौन सा उपन्यास अमीर खुसरो के जीवन पर केंद्रित है, तो आईना साज आपका आंसर यहाँ पर सही होगा। अमीर खुसरो के और उपन्यास में हिंद की तूती, चल खुसरो घर, इस तरीके के उपन्यास यहाँ देखने को मिलते हैं। हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, तो भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत जो है ये आती है। तमिल द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है और चीनी चीनी तिब्बती भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। तो इसमें आपको तमिल भाषा याद रखना है और इसके नीचे वाले में चीनी भाषा याद रखना है। बिना पलक गिराए वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो इसे हम अनिमेष कहते हैं। बिना पलक गिराए अनिमेष होता है। अनुरक्त क्या होता है, अनुरक्त कहते हैं जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त होता है। और अप्रगल्भ क्या होता है, जो ढीठ ना हो, उसे हम कहते हैं। मीनाक्षी में कौन सा समास है, मीनाक्षी में कर्मधारय समास आपका होता है। बाकी मनमाना शब्द भी पूछा जाता है, वो अव्ययीभाव समास होता है। अगला है प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है, तो प्राकृत का पाणिनि इनमें से हेमचंद्र जी को कहा जाता है। शिवराज भूषण जो है उनकी रचना है ये विद्याभूषण, शिवराज भूषण जी की। और मार्कंडेय जो है ये अग्रि बीज जो है उनकी रचना है। 1719 में भी एक अनुच्छेद है, नहीं झुका करते जो दुनिया से करते समझौता करके, इसके भी डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे। तो तम शब्द का यहाँ कौन सा अभिप्राय है, अंधकार होता है। सीधी रीढ़ का यहाँ कौन सा अर्थ है, तो स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना होता है। कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में है, तो जो स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक है, जो किए गए। अब यहाँ से पैसेज पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं है,
जो किए गए उपकार को मानता है उसके लिए एक शब्द कौन सा होता है? तो उसके लिए कृतज्ञ होता है। और जो उपकार को नहीं मानता है उसके लिए कृतघ्न होता है, ना उसमें आ जाता है। वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। तो ये है, पूछा गया है कि कौन सा अलंकार है। अब यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। क्यों? क्योंकि एक ही वर्ण की आवृत्ति आपकी बार बार हो रही है इसलिए। और अनुप्रास में भी ये लाटा अनुप्रास में आपका आएगा। अगर ऑप्शन दिया जाता है लाटा अनुप्रास तो आपका वहां पर सही होगा। अब आप कहेंगे लाटा अनुप्रास के आधार पर इसमें क्या सही निकालेंगे? तो अनुप्रास अलंकार, लाटा अनुप्रास अलंकार में होता क्या है, किसी शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति दूसरी लाइन में उसी रूप में, जैसे मनुष्य यहाँ भी आया, मनुष्य यहाँ भी आया, लेकिन दूसरी लाइन में जो वाक्य का अर्थ है वो बदल जाए, उसे लाटा अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे इसमें देखेंगे तो मनुष्य शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है, दोनों का अर्थ आदमी है, पर तात्पर्य या अन्वय में भेद होने के कारण आप कहेंगे कि पहला मनुष्य करता है और दूसरा संप्रदान है। अगला है जयद्रथ वध ग्रंथ के रचनाकार इनमें से कौन है? तो कौन है? मैथिली शरण गुप्त आपका सही हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त जी की और रचनाओं में यशोधरा, साकेत, पंचवटी, हिडिंबा ये सब आपको देखने को मिलती हैं। इनके नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं, सागर, वृक्ष या बोलियों के। आंसर यहाँ पर बोली जो है वो सही होगा। जैसे मैथिली, मगही, राजस्थानी, जितनी आपकी बोलियां देखने को मिलती हैं, हिंदी, मराठी, ये सब आपकी स्त्रीलिंग शब्द जो है वो होते हैं। फलों के नाम जो होते हैं वो आपके पुल्लिंग होते हैं, संतरा, आम। वृक्षों के नाम जो होते हैं वो भी आपके पुल्लिंग होते हैं, जैसे पीपल, आम आदि, इस तरीके से। अगला देखते हैं, ऋजु शब्द का विलोम क्या होगा? वक्र भी देखिए दो प्रकार से लिखा है और सीधा ऑप्शन है। आंसर यहाँ पर पहला जो देख रहे हैं वक्र, ये सही होगा। ऋजु शब्द का विलोम क्या होता है? वक्र। सीधा का विलोम क्या होता है? उल्टा होता है। विरल का विलोम क्या होता है? घना होता है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद, प्रभाव, ओढ़ना। तो उपसर्ग इसमें से ओढ़ना शब्द जो देख रहे हैं इसमें नहीं है। प्रभाव शब्द में जो है प्रा उपसर्ग देखने को मिल रहा है आपको। अपवाद जो शब्द है उसमें अप उपसर्ग देखने को मिल रहा है। ओढ़ना में आपका उपसर्ग जो है वो नहीं है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कौन से शहर में है? तो ये आपका चेन्नई के अंतर्गत देखने को जो है वो मिलता है। मैसूर को कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। और हैदराबाद जो है इसको मोतियों के शहर के लिए भी जो है वो जाना जाता है। तो ऐसे एक एक लाइन में जो है वो क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इनमें से सही शब्द का चयन आपको करना है। उज्ज्वल चार प्रकार से लिखा है, और उज्ज्वल ऐसा शब्द है ना जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आप देखेंगे किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हो ही जाता है। पहला वाला जो देख रहे हैं, आधी जा दो बार लगती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इनमें से हिंदुस्तानी भाषा का रूप कौन सा है? तो हिंदुस्तानी भाषा का रूप है हिंदी, उर्दू मिश्रित। ब्रज भाषा जो है पश्चिम हिंदी की बोलियों में आपका आता है। अवधी जो है पूर्वी हिंदी की बोलियों में आता है। झरना ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी। पूछी जाती इनकी रचनाएं। ट्रिक्स, आंसू, लहर, झरना, कामायनी सब बता चुके हैं आपको। नहीं देखा हो बालाजी ट्रेडर रचनाएं ट्रिक, इस प्रकार से सर्च करेंगे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। नारियल का तत्सम शब्द क्या होगा? तो नारिकेल होता है। सी ऑप्शन में आपको नारिकेल देखने को मिल रहा है, ये आपका सही होगा। अब बढ़ते हैं हम हमारे मैथ के प्रश्नों की तरफ। मैथ में हमने क्वेश्चन स्किप ना करके उनके आंसर बता दिए थे ताकि आप स्वयं से भी ट्राई कर सकें। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर 4% वृद्धि निकल करके आएगा। कोई क्वेश्चन मैथ का स्पेशली ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन ट्राई अवश्य कीजिएगा। बहुलक का आंसर माध्यिका अंश की 48 निकल करके आएगी। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसका आंसर आपका पहला 457 निकल के आएगा। दो संख्याओं का महत्तम, देखिए महत्तम लघुत्तम से क्वेश्चन एक ना एक आता ही है हर बार, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना होगा। 35 क्वेश्चन 108 मीटर निकल के आएगा इसका आंसर। लॉग वाले का आंसर 2 निकल करके आएगा। यहाँ पर 3x² प्लस 3p+1 इसकी वैल्यू का मान 2 निकल करके आएगा। भाज्य भाजक शेषफल वाला फॉर्मूला लगा करके 38 नंबर का आंसर 9 निकल करके आएगा। फुटबॉल की एक प्रतियोगिता में 153 मैच खेले गए, इसका आंसर 18 निकल के आएगा। उसके बाद किसी स्कूल में 45 मिनट अवधि के लिए आर्ट क्लास, इसका आंसर 40 मिनट निकल के आएगा। 41 प्रश्न का आंसर 300 निकल के आएगा, यूनियन और इंटरसेक्शन का। 42 क्वेश्चन आपका, इनमें से कोई नहीं आंसर निकल करके आएगा।
इसमें बेस्ड क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलता है, जिसमें आपको ये घातांक बराबर करनी होती है। तो इसका एक्चुअल आंसर 4 निकल के आएगा, जो किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। 81 और 16 ये आपका हो जाएगा। 44 इनमें से कोई नहीं। इसका सॉल्व करेंगे ये फॉर्मूला लगा करके, तो 14 आंसर निकल करके आएगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। अगला है चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित आंसर, यहाँ पर 3 वर्ष हो जाएगा। आवर्ती दशमलव के रूप में व्यक्त करना है, सी ऑप्शन आ जाएगा। अगला आंसर 16 लीटर आएगा। 48 का आंसर 45 इकाई आएगा। साइन कॉस आंसर 4 आ जाएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले का 24 आंसर आएगा। अब बढ़ते हैं जी के जीएस। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न 51, इनमें से किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को आरंभ किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ये क्वेश्चन करा भी चुके हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की जब बात होती है तो इनके द्वारा ही लागू किया गया था। तारीख याद रख सकते हैं 7 मार्च 1835। अंग्रेजी शिक्षा का भारत में जनक कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले थे। अंग्रेजी शिक्षा लागू करने का उद्देश्य मेन इन्होंने क्लर्क तैयार करने का उद्देश्य रखा था। अच्छा, अंग्रेजी का ज्ञान सरकारी नौकरी के लिए किसने अनिवार्य कर दिया था? तो वो थे लॉर्ड ऑकलैंड। और जो ऑप्शन में आपको सती प्रथा को लेकर के बात होती है तो वहां पर भी इनका नाम देखने को मिलता है। और समय याद रखेंगे 1829 का, जहां पर सती प्रथा के अंत में राजा राम मोहन राय जी जो हैं उनके द्वारा उनके सहयोग से सती प्रथा का अंत जो है वो हुआ था। जहां केवल कायरता और हिंसा के बीच चुनाव करना हो, वहां मैं चाहूंगा कि अपनी बेइज्जती को असहाय नजरों से देखते रहने के बदले भारत अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए हथियारों का सहारा ले। ये कथन किसने दिया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा ये कथन दिया गया था। अब यहाँ पर सही मिलान आपको करना है। युगांतर एक तरफ संस्था दी गई, एक तरफ संस्थापक। युगांतर नौजवान सभा, भारतीय सुधार समिति और दलित उद्धार सभा। तो युगांतर किसकी है? बरींद्र नाथ घोष जी की जो है ये है। फर्स्ट का थर्ड देखेंगे तो केवल सी ऑप्शन में, तो 110% सी ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। नौजवान सभा भगत सिंह जो है इससे मैच हो जाएगा। भारतीय सुधार समिति दादा भाई नौरोजी जो है इनसे मैच हो जाएगा। और दलित उद्धार समिति स्वामी श्रद्धानंद जो है इनसे मैच हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका सही मिलान होगा। अच्छा, जो युगांतर पत्रिका है ये आपका 1906 में स्थापित हुई थी और एक क्रांतिकारी पत्रिका के रूप में जो है वो जानी जाती है। कहाँ पर इसका लेकर के शुरुआत हुई थी? तो कलकत्ता में युगांतर पत्रिका की शुरुआत हुई थी। बारिंद्र कुमार घोष है, इनके अलावा अभिनव भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्त का नाम भी देखने को जो है वो मिलता है। बाद में जो युगांतर थी इस पर 1908 में प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। तो ये थोड़ा सा पूछ लिया जाता है। बाकी अगर बात करें जैसे ये नौजवान सभा, तो इसको लेकर के स्थापना हुई थी 1926 में। भारतीय सुधार समिति की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1887 में। चाहे तो सन भी याद रख सकते हैं। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मेन कार्यक्रम क्या था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, चुनाव का प्रतिरोध या विधानमंडल में जाकर सरकार का विरोध? आंसर पहला ही यहाँ पर सही होगा कि चुनाव जीत करके विधानमंडल में जाकर के सरकार का विरोध जो है वो किया जाए। स्वराज पार्टी की जब बात होती है तो 1923 समय याद रखिएगा। इसके पहले अध्यक्ष चित्तरंजन दास और मोतीलाल सचिव जो थे वो मोतीलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन आपका है 1923 के पूना पैक्ट के अनुसार इनमें से क्या देखने को मिलता है? कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया था। हरिजनों के लिए स्थान आरक्षित हुआ था और उनका निर्वाचन हिंदुओं के साथ सम्मिलित क्षेत्रों द्वारा तय हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पूना पैक्ट के अंतर्गत आपको देखने को यही मिला था। तारीख थी 24 सितंबर 1932 की। सांप्रदायिक निर्णय के समय गांधी जी कहां पर थे? तो गांधी जी यरवदा जेल में जो है वो थे। और 24 सितंबर से पहले 20 सितंबर को जेल में ही सांप्रदायिक निर्णय के विरोध में आमरण अनशन इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। बाद में फिर समझौता तो आपको देखने को मिला था। सीटों को लेकर के क्वेश्चन बनता है कि पूना पैक्ट के द्वारा जो दलितों का केंद्रीय विधायिका मंडल है उसमें सीटों का आरक्षण कितने परसेंट था? तो 18% कर दिया गया था। पहले 11% था, उसे 18% कर दिया गया था। इसके अलावा विधानसभाओं में दलितों के लिए जो सीटें थी
पहले 71 सीटें हुआ करती थी, उसको 147 सीटें आरक्षित करे जाने की व्यवस्था जो है वो की गई थी। और गांधी जी ने इसी सितंबर 1932 में ही अखिल भारतीय छुआछूत निवारण संघ की स्थापना भी की थी, बाद में जिसका नाम बदल करके अखिल भारतीय हरिजन संघ कर दिया गया था। तो हरिजन संघ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, हरिजन संघ की जब बात होती है तो हरिजन और हरिजन बंधु नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाले गए थे? तो वो भी गांधी जी के द्वारा ही निकाले गए थे। हरिजन संघ नामक समाचार पत्र गांधी जी के द्वारा। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? मद्रास, मसूलीपट्टनम या सूरत? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी सूरत के अंतर्गत आपको देखने को जो है वो मिलती है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला कारखाना भी आपका सूरत में ही स्थापित किया गया था। और सूरत में जो कारखाना था स्थापित किया गया था उसका समय क्या था? 1608 ईस्वी। तो ये आप समय भी याद रख सकते हैं। अगला है आपका, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया था? चंपारण, अहमदाबाद, खिलाफत? आंसर यहाँ पर 1918 का अहमदाबाद सत्याग्रह सही होगा। पहली भूख हड़ताल चंपारण के पश्चात गांधी जी ने जो है यहाँ पर की थी। मिल मजदूर या मिल मालिक और मजदूर जो थे उनमें प्लेग बोनस को लेकर के ये हड़ताल जो है वो थी, जिसमें बाद में 35% बोनस मजदूरों को देने पर राजी भी जो है वो हो गए थे। बाकी अगर बात करें चंपारण सत्याग्रह की, तो ये आपको पता है 3 कठिया पद्धति थी, 3/20 भाग पर नील की खेती से संबंधित, इसी के खिलाफ था विरोध। खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1919 में, नेतृत्व इसका अली बंधु जो है उनको जाता है। खेड़ा सत्याग्रह भी एक पूछा जाता है जो कि 1918 में हुआ था, और आंदोलन राजस्व की उगाही से संबंधित जो है खेड़ा सत्याग्रह था। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया था गांधी जी के द्वारा। गांधी जी का पहला सत्याग्रह था कौन सा भारत में? तो चंपारण सत्याग्रह आपको देखने को मिलता है। तो ये कुछ पॉइंट है जो याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट या वेबल योजना? अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन टीआरई 3 में देखने को मिला था। आंसर यहाँ पर कैबिनेट मिशन जो है वो बी ऑप्शन सही होगा। कैबिनेट मिशन ने अपना प्रस्ताव कब प्रकाशित किया था? तारीख थी 16 मई 1946। 3 बातें रखी गई थी, एक अंतरिम सरकार के गठन को लेकर, पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था, और संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया। कैबिनेट जो मिशन था इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर पैट्रिक लॉरेंस जो है इसके अध्यक्ष थे। और क्रिप्स मिशन की जब बात होती है तो कब भारत आया था? 1942 में आया था। तो अगर समय भी पता है तो भी आप ऑप्शन काट सकते हैं कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। साइमन कमीशन का पूछा जाता है समय, कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो साइमन कमीशन का गठन हुआ था 8 नवंबर 1927। वेबल योजना तो 1945 में आपकी जून माह में जो है वो आई थी। तो बाकी सभी पहले हो गई थी घटनाएं, कैबिनेट मिशन इसके बाद आया था। अगला, 1921 में एडविन लुटियंस ने इनमें से किसका निर्माण करवाया था? गेटवे ऑफ इंडिया, विक्टोरिया मेमोरियल, इंडिया गेट? आंसर हो जाएगा आपका इंडिया गेट का निर्माण करवाया था। इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन का डिजाइन भी लुटियंस ने ही बनवाया था। इंडिया गेट के अलावा राष्ट्रपति भवन का डिजाइन भी इसी के द्वारा। गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन थे? इनका नाम था जॉर्ज विटेट। जॉर्ज विटेट। तो इनके द्वारा डिजाइन जो है इसका तैयार किया गया था। विक्टोरिया जो मेमोरियल है इसके निर्माणकर्ता कौन थे? इमर्सन थे। इनका नाम था डब्ल्यू इमर्सन। अगला देखते हैं, लाल किला का भी पूछा था, निर्माण तो शाहजहां ने करवाया था। अगला है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में वीर सावरकर, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे? तो आंसर यहाँ पर बेगम हजरत महल जो है वो सही होगा। बेगम हजरत महल का नाम मोहम्मदी खातून भी था। बाकी बेगम हजरत महल का मकबरा जामा मस्जिद घंटाघर के पास काठमांडू के मध्य भाग में आपका देखने को मिलता है, मकबरा की जब बात होगी। अब बाकी 1857 के विद्रोह के सारे आपको एक बार रिवाइज कराते हैं। जैसे दिल्ली से क्रांति का जो नेतृत्व था वो बहादुर शाह जफर बख्त खां ने किया था, सैन था।
बख्त खान ने मेन सैन्य नेतृत्व किया था और मुख्य तौर पर बहादुर शाह जफर का नाम देखने को दिल्ली से मिलता है। कानपुर की अगर बात करते हैं तो वो रानी लक्ष्मीबाई, और इलाहाबाद की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे लियाकत अली। जगदीशपुर जो है उन्होंने, जगदीशपुर जो है यहाँ से कुंवर सिंह जो थे, सबसे ज्यादा ये पूछा था बिहार के पेपर में। बरेली की अगर बात करें तो खान बहादुर खान थे। फैजाबाद की अगर बात करें तो मोहम्मद अहमद उल्ला थे। फतेहपुर की अगर बात करते हैं तो अजीमुल्ला थे। तो ये कुछ नाम है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? संघवाद, समाजवादी, गणतंत्र, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करेंगे तो संघवाद शब्द देखने को जो है वो नहीं मिलता है। दोहरा जो शासन है उसकी व्यवस्था या उसकी कहेंगे जो विशेषता है उसी को हम कहते हैं संघवाद। दोहरा शासन की व्यवस्था संघवाद की प्रमुख विशेषता के रूप में जानी जाती है। बाकी कहाँ से लिया गया है संघवाद? कनाडा के संविधान से जो है वो लिया गया है। आपने देखा था टीआरई 3 में क्वेश्चन बना भी था कि कहाँ से कौन सी चीज ली गई, उससे क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, सामूहिक विनाश के हथियार और उसकी वितरण प्रणाली, गैर कानूनी गतिविधियों पर पाबंदी संबंधी जो संशोधन विधेयक 2022 है, इसमें डैश में संशोधन किया गया था। तो कब किया गया था? सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली, गैर कानूनी गतिविधियों पर पाबंदी अधिनियम 2005। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A डैश से लागू हुआ। कब से लागू हुआ? 3 जनवरी 1977 यहाँ पर जो है वो सही होगा। और भारतीय संविधान का जो भाग 4 का है उसी के तहत आपका अनुच्छेद 51 का आता है, जिसके अंतर्गत मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया। बाकी स्वर्ण सिंह समिति की जो सिफारिश है उस पर 42वां संविधान संशोधन 1976 समय, इसी के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है संविधान में। वर्तमान में भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत मौलिक कर्तव्यों की संख्या टोटल कितनी है? तो आप कहेंगे टोटल 11 है, जिसमें से जो 11वां नंबर का जोड़ा गया था वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ये भी आपको याद रखना है। मूल कर्तव्य की जब बात होती है तो मूल कर्तव्य लिए कहाँ से गए हैं? तो मूल कर्तव्य सोवियत संघ से लिए गए हैं। अगला है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन है जो कि सही है? तो संविधान की नवीन विशेषता के रूप में वर्णित है, ये कथन आपका सही है। बाकी सोवियत संघ से लिया गया है या संविधान के भाग 2 में अंकित है, ये दोनों के दोनों आपके गलत है। क्यों? क्योंकि ये आयरलैंड के संविधान से जो है वो लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और भाग 2 में नहीं आता है, भाग 4 में जो है ये आता है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक है। भारतीय संविधान का कौन से अनुच्छेद में ये उल्लेख है कि जो कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है या उनका अल्पीकरण करते हैं, वे ऐसी असंगति की सीमा तक शून्य होगी? तो ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो ये अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो है वो बताया गया है। अगला आपका है, मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन है जो कि गलत है? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा एचडीआई के घटक में से एक है। एचडीआई शिक्षा के स्तर को दर्शाता है। जन्म दर और मृत्यु दर मानव विकास सूचकांक के महत्वपूर्ण घटक है। तो कुल मिलाकर के आपका आंसर सी जो देख रहे हैं ये कथन आपका यहाँ पर गलत है, जो कि बताया गया है कि जन्म दर और मृत्यु दर मानव विकास सूचकांक के महत्वपूर्ण घटक है। मानव विकास रिपोर्ट 3 संकेत हैं टोटल। एक तो आपका स्वास्थ्य होता है, एक आपका शिक्षा होता है और एक आपका जीवन स्तर होता है। तो इसको मिला करके जो है वो मापा जाता है मेन, जब बात होती है मानव विकास सूचकांक को लेकर के। ये मानव विकास सूचकांक या एचडीआई आप कहते हैं। अगला आपका है, भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात कौन सी नदी का महाजलप्रपात है? ये क्वेश्चन करा भी चुके हैं, आपको याद होगा। अभी ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो टॉपिक वाइज करा है ना उसमें क्वेश्चन आया भी था। इसके अलावा चैनल पर जो भी नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और लाइक एटलीस्ट सभी लोग जरूर करते रहिएगा। इसी प्रकार आगे भी हम प्रैक्टिस सेट कराते रहें क्योंकि प्रैक्टिस ज़्यादा जरूरी है
जितनी चीज़ें आपने पढ़ी उसमें से कितनी आप कर पा रहे हैं या नहीं, अपने आप को चेक करना ज़रूरी है। जहाँ पर कमी छूट रही है, नहीं कर पा रहे हैं जिस टाइप के क्वेश्चनों को, उसके लिए आप अभी से पढ़ सकते हैं, समय आपके पास है, तो प्रैक्टिस सेट लगाने का मेन यही उद्देश्य होता है। बाकी पीडीएफ के लिए लाइक का टारगेट 500 लाइक का रखना है। जैसे ही कंप्लीट होते हैं पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर आपको भेज देंगे, तो कोशिश कीजिएगा लाइक सभी लोग जरूर कर दीजिएगा। बात करते हैं आंसर की। आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा पहला वाला, यानी कि शरावती नदी। आपका भारत के सबसे ऊंचे जो जलप्रपात है उसमें से आपका है जोग जलप्रपात, जो कि शरावती नदी का है। कहाँ पर पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है, तो कर्नाटक राज्य के अंतर्गत शिमोगा नामक जो आपका अ, जिला है वहां पर आपको ये देखने को मिलता है। ऊंचाई लगभग कितनी है, तो 253 मीटर इसकी ऊंचाई आपको देखने को जो है वो मिलती है। फीट में अगर यही बात करें तो 829 फीट है। औसत चौड़ाई कितनी है, तो 472 मीटर है, परंतु ज्यादातर ऊंचाई पूछी जाती है। पर अब वर्तमान में देखेंगे तो जोग जो जलप्रपात है इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, तो महात्मा गांधी जी के नाम पर रख दिया गया है। महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जो है ये हो गया। बाकी अगर बात करते हैं, जैसे धुआंधार पूछा जाता है काफी, कि धुआंधार जलप्रपात या फिर दुग्धधारा जलप्रपात या फिर कपिल धारा जलप्रपात, ये कौन सी नदी पर है, तो ये आपको देखने को मिलते हैं नर्मदा नदी पर। नदी पर ही ज्यादातर क्वेश्चन बनते भी हैं। इसी प्रकार दूध सागर पूछा जाता है कि दूध सागर जो जलप्रपात है वो कहाँ पर है, तो ये आपका मांडवी नदी पर आपको देखने को जो है वो मिलता है। इसी प्रकार चूलिया जलप्रपात पूछा जाता है कहाँ पर है, तो चूलिया जलप्रपात आपका चंबल नदी पर जो है वो देखने को मिलता है। अगला देखते हैं आपका, भारत के कौन से शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्राइट ऑफ इंडिया भी जो है वो कहा जाता है। मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कौन सा सही होगा, तो ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण चेन्नई शहर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डेट्राइट ऑफ इंडिया। ऑटोमोबाइल बेसिकली यात्री वाहन, वाणिज्यिक वाहन, तिपहिया, दुपहिया, जितने ये सब वाहन आते हैं ना, सब इसी ऑटोमोबाइल में आ जाते हैं। अगर विश्व में देखेंगे दोपहिया वाहन बनाने में, टू व्हीलर में जो बनाने में भारत की कौन सी रैंकिंग, तो भारत पहले नंबर पे आता है। और सबसे अधिक ट्रैक्टर भी भारत में ही बनाए जाते हैं। कुछ और भी जैसे वन लाइनर में पूछ ले जाते हैं, पूछा जाता है जैसे भारत का मैनचेस्टर तो अहमदाबाद को कहते हैं, पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं, भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को कहते हैं, और भारत का कॉटनोपोलिस किसको कहते हैं, तो मुंबई को कहते हैं। तो ये कुछ हैं जो रिवाइज होने चाहिए। अगला, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ, ये क्या है, तो ये आपका है विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र, ये आपका सही होगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की ऋतु में उगाई जा सकती है, तो कपास की फसल आपका सही हो जाएगा। बाकी तो आपको पता ही है कि खरीफ की, रबी की, जायद की फसलें आपको रटी होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन उनसे बन जाते हैं। ट्रिक से याद रखा होगा तो उसी से ही याद रखिएगा। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, मधुबनी, किशनगंज, पूर्णिया। तो नेपाल के साथ पूर्णिया जो है आपका नहीं आएगा। नेपाल और भारत के बीच कितने किलोमीटर लंबी सीमा है, तो 1751 किलोमीटर लंबी सीमा है, अगर पूरे भारत की बात होती है तो वहां पर नेपाल का सीमा उत्तराखंड से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, बिहार से लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है और सिक्किम से भी लगती है। पर अगर जब बात होती है कि बिहार और नेपाल के बीच जो सीमा लगती है वो कितने किलोमीटर लंबी है, तो वो है 729 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। अब नेपाल के साथ बिहार के जो जिले हैं वो टोटल कितने जिले हैं, तो टोटल 7 जिले हैं जो कि आपके यहाँ पर जो है वो लगते हैं। अब इसमें कौन कौन से, किशनगंज है, वैसे मैप से याद रखेंगे तो ज्यादा याद रहेगा, अररिया है, सुपौल है, मधुबनी है, सीतामढ़ी है, पूर्वी चंपारण है आपका, पश्चिमी चंपारण है आपका, हो गए टोटल 7। तो ये आपके टोटल सभी जिले हैं जिसमें से पूर्णिया जो है वो नहीं आता है। अब देखिए मैप से देखने में ये होता है ना, मैप से अगर स्थिति आपको पता है कि कौन सा कहाँ पर पड़ रहा है तो उससे भी आप डायरेक्ट ऑप्शन काट करके निकाल सकते हैं। बाकी बिहार की सीमा रेखा से और भी सब पता होना चाहिए, जैसे झारखंड से कितने की सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल से कितने लगती है, यूपी से पश्चिम पश्चिम में उत्तर प्रदेश पड़ता है ना, तो उससे टोटल 8 जिले लगते हैं बिहार के। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल जो है पूर्व में पड़ता है तो वहां टोटल 3 जिले लगते हैं, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। और झारखंड जो है वो दक्षिण में पड़ता है तो वहां पर कितने जिले लगते हैं, 8 जिले लगते हैं, उसमें अलग लिस्ट है। टोटल अगर बात करें सभी जो जिले हैं उसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण है। सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो शेखपुरा है। और बिहार की पश्चिम में जो कैमूर जिला है वहां से प्रारंभ होकर पूरब में किशनगंज तक आपका ये पूरा फैला हुआ है।
सारी एक बातें आपके दिमाग में रिवाइज होनी चाहिए। अगला देखते हैं। रिवाइज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टॉपिक वाइज में सब पढ़ा चुके हैं। अगला है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का सर्वप्रथम नेतृत्व इनमें से किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद यूनुस, जी.एस. लाल। आंसर यहाँ पर मोहम्मद यूनुस जो है आपका सही हो जाएगा। 1937 का जो है ये समय था। बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री पद पर भी, पहले यहाँ पर पद का जो नाम था वो मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री नाम चलता था, तो मोहम्मद यूनुस थे जिन्होंने 1 अप्रैल 1937 से लेकर 19 जुलाई 1937 तक पद पर रहे थे। तो ये आपका पहले रहे थे। और श्री कृष्ण सिंह की जब बात होती है तो ये 1937, जब 20 जुलाई 1937 का समय था, तो इनको श्री कृष्ण सिंह जी जो हैं इन्होंने कांग्रेसी मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था। अगला है आपका, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे का जाना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा, कालिका प्रसाद सिन्हा, सरगड़े सिन्हा, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो सही होगा। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष भी थे भारत के। जन्म इनका हुआ था डुमराव अनुमंडल के अंतर्गत। बाकी ऐसे बहुत डिटेल में ग्राम और उतना याद करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा नहीं पूछा जाता है। बाकी इंडियन पीपल्स और हिंदुस्तान रिव्यू नामक समाचार पत्र का संपादन भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। अगला, अंत्योदय कार्यक्रम सबसे पहले किस राज्य में शुरू किया गया था? बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। योजना जो है राजस्थान में कब लागू हुई थी? 1977 में लागू हुई थी। और गरीबों के लिए संचालित ये योजना सबसे पहले राजस्थान राज्य में स्टार्ट हुई थी। उस समय जब ये योजना लागू हुई थी तो उस समय जो मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, उनका नाम था भैरों सिंह शेखावत। अच्छा, जैसे अंत्योदय कार्यक्रम है, ऐसे ही भारत सरकार अंत्योदय कार्यक्रम भी स्टार्ट हुआ था। वो हुआ था सन 2000 में स्टार्ट। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कुल कितनी है? 63 पॉइंट में या 65 पॉइंट में, इस तरीके से ऑप्शन है। आंसर देखेंगे तो आप कहेंगे कि बिहार में साक्षरता दर ऑप्शन के अकॉर्डिंग किस कोई भी यहाँ सही नहीं होगा, क्योंकि 61.80% आपको देखने को मिलती है, जो कि इनमें से कोई नहीं आपका सही होगा। जिसमें से पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो 71.2% है, और महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो आपकी 51.5% है। सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहाँ पर है? तो एरो ऊपर की ओर बना दिया, मतलब सबसे ज्यादा तो वो रोहतास में है। सबसे कम कहाँ पर है? तो वो पूर्णिया में है। रोहतास में 73 के करीब परसेंट में है, और पूर्णिया में 51% के करीब है। पुरुषों में अगर बात करेंगे साक्षरता दर सबसे ज्यादा तो रोहतास में ही है, और सबसे कम की अगर बात करते हैं पुरुषों में तो वो आपको देखने को मिलता है पूर्णिया में। परंतु महिलाओं में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा तो रोहतास में है, पर सबसे कम जो है वो सहरसा में है। मतलब पुरुष और महिला में बाकी सब तो कॉमन है, परंतु केवल महिलाओं की अगर सबसे कम साक्षरता दर की बात करेंगे फीमेल की, तो फिर वो आपका सहरसा जो है वो सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस के द्वारा किस भारतीय को इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट समन्वयक नियुक्त किया गया? तो गीता संभरवाल, ये जो आप देख रहे हैं पहला ऑप्शन, ये आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, फाइड टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष शतरंज खिलाड़ी इनमें से कौन बने? आर प्रज्ञानंद, गुकेश, अरिगासी। आंसर यहाँ पर गुकेश, डी गुकेश जो है वो सही होगा। फाइड टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष शतरंज खिलाड़ी हैं। हाल ही में सेंग खेल की लंग उत्सव किस राज्य में जो है आपका मनाया गया? आंसर की बात करेंगे तो मेघालय आपका यहाँ पर सही होगा। संघ की लंग महोत्सव मेघालय राज्य में आपका मनाया गया। अगला, विश्व पृथ्वी दिवस 2024 किस थीम के विषय के साथ मनाया गया? इस बार की थीम क्या रही थी? ग्रह बनाम प्लास्टिक। मनाया कब जाता है? 22 अप्रैल को। और जो जल दिवस था 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च, इसके लिए जो थीम थी वो थी वाटर फॉर पीस, शांति के लिए जल। वो भी याद रखिएगा। थीम तो आपसे लेटेस्ट पूछी जा सकती है। कमेंट में बाद में वीडियो जब समाप्त हो जाए तो इस बार वाली की, जो 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस हुआ है, उसकी क्या थीम थी वो हमने टेलीग्राम चैनल पर आपको भेजी थी। आपने याद की होगी तो याद होगी, कमेंट में बताइएगा जब वीडियो समाप्त हो जाए उसके बाद। आंसर अगला देखते हैं। क्वेश्चन टाइपिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है कुछ।
इसमें पूछा गया भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ ये कहाँ पर स्थापित की गई है? भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम, तो ये आपका शिलोंग में, आईआईएम शिलोंग इसमें जो है वो स्थापित की गई है। इनमें से कौन सी गैसें वैश्विक तापन में योगदान देती हैं? तो आपका जलवाष्प देती है वास्तविक तापन में, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, HFCS, ये सारी की सारी हो जाएंगी, यानी आंसर यहाँ पर इनमें से एक से अधिक आपका सही होगा। ग्रीन हाउस गैसेस में जैसे CO2 है, CH4 है, N2O है, O3 है, CFC है, SF6 है, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस में आती हैं। प्रदूषण के अंतर्गत भी इसमें बांटा गया है। जैसे प्राथमिक प्रदूषक में क्या होता है, वे प्रदूषक जो अपने मूल स्वरूप में ही रहकर मतलब प्रदूषण फैलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO, SO2, NH3, ये सब आते हैं। और द्वितीयक प्रदूषक में क्या आता है, जो कि प्राथमिक प्रदूषण की वातावरणीय पदार्थों से जब क्रिया होती उससे जो उत्पन्न होते हैं, जैसे O3 है या पैन है या SO3 है या H2SO4 है, ये सब द्वितीयक प्रदूषक होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से तृतीयक उपभोक्ता का उदाहरण कौन सा है? हाथी, गैंडा, बाज। आंसर यहाँ पर आपका बाज जो है वो सही हो जाएगा। बाकी तो उत्पादक, उपभोक्ता वो सब पहले ही बता चुके हैं। वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर मौजूद ओजोन किसका उत्पाद है? तो ऑक्सीजन पर पराबैंगनी विकिरण का प्रभाव, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। ओजोन परत की खोज किसने की थी? तो चार्ल्स फैब्री और हेनरी ब्यूसॉन ने जो है वो की थी। जीवन का रासायनिक विकास सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? डार्विन, लैमार्क या ओपेरिन? ओपेरिन आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ज्यादातर जंतु जो गहरे समुद्र पानी में रहते हैं वो क्या होते हैं? तो वो क्या होते हैं? माध्यमिक उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता या अपधरभोजी? तो ये हो जाएगा आपका अपरदभोजी, ये आपका सही होगा। जैव आवर्धीकरण का अर्थ इनमें से क्या है? तो बायोमैग्निफिकेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसका अर्थ होता है उच्च खाद्यान्न स्तर वाले जीवों में प्रदूषक तत्वों का जमाव। तो जैव आपका आवर्धीकरण का अर्थ ये हो जाएगा। पराबैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव क्या होते हैं? मनुष्य के रोग प्रतिरोधी क्षमता का नष्ट होना, मोतियाबिंद होना, चमड़ी का कैंसर होना, इस तरीके से ऑप्शन है। आंसर यहाँ पर आपका जो होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी इनमें से एक से अधिक। पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव में मनुष्य का जो रोग प्रतिरोधी क्षमता है इसका भी नष्ट होना आता है, मोतियाबिंद होना भी आपका आता है, त्वचा कैंसर या चमड़ी का कैंसर ये भी आपका इसमें आता है। शैवाल उत्पादन का कम होना 6 से 12% ये भी इसमें आता है। पराबैंगनी विकिरण की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रिटर के द्वारा जो है ये खोज की गई थी। तो ये आपका सही हो जाएगा। बाकी इसमें भी टाइप होते हैं, यूवी पराबैंगनी विकिरण में एक यूवी ए होता है, यूवी बी होता है और एक यूवी सी होता है। तो यूवी जो ए होता है इसकी खासियत ये होती है कि ओजोन परत अवशोषित नहीं करता है। यूवी सी ये आपका सबसे अधिक हानिकारक पराबैंगनी विकिरण में जो है वो आता है। अगला क्वेश्चन आपका है, ये पाया गया है कि किसी कांच के प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। 3 वैल्यू दे रखे हैं, पीले, बैंगनी और हरे प्रकाश के लिए अपवर्तनांक है, तो उनके बीच इनमें से कौन सा संबंध है जो कि नहीं सही है? तो यहाँ पर जो सही नहीं है वो सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। 3 कलर से सीधे सीधे रिप्रेजेंट किया गया है और उसी कलर के अकॉर्डिंग ही विबग्योर के अकॉर्डिंग आपसे अरेंज जो है वो कर सकते हैं, वही यहाँ पर गलत पूछा गया। लेंज नियम के द्वारा किसके बीच संबंध ज्ञात किया जाता है? तो ये आपका प्रेरित ईएमएफ और चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर, ये आपका सही हो जाएगा। लेंज का जो नियम है ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित जो है वो होता है। 8D क्षमता वाले एक लेंस को 4D क्षमता वाले एक अन्य लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है। ये लेंस किस प्रकार के संयोजन के रूप में कार्य करेगा? तो 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस आपका इसका आंसर निकल करके आएगा। शक्ति का फॉर्मूला P1 प्लस P2 निकालेंगे, उसी से ही दोनों की वैल्यू रखेंगे। 4D और प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, यानी 4D माइनस 4D हो जाएगा, यानी 4D बचेगा। फिर लेंस जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होती है F बराबर 100/P, उसमें फॉर्मूला में 100/4 रखेंगे तो 100/4 25 निकल के आएगा। जल के उपचार में ओजोनन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अवक्षेपण, विसंक्रमण, आयनीकरण। विसंक्रमण आपका यहाँ पर सही होगा। जब हम आवधिक तालिका के समूहों में नीचे जाते हैं तो क्या होता है?
तो आप कहेंगे सेल की संख्या जो है वो इसमें बढ़ जाती है। इनमें से कौन से दुर्बल अम्ल हैं? तो पहला जो देख रहे हैं CH3COOH और H2CO3, ये आपके दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल होते क्या हैं? वे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनीकृत होता है उसे कहते हैं दुर्बल अम्ल। सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? तो सबसे प्रबल अम्ल आपका होता है HClO4, जिसको कहते हैं परफ्लोरिक अम्ल। इनमें से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? बी ऑप्शन, अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। ये आपका यहाँ पर सही नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें तो अर्धसूत्री जो कोशिका विभाजन है उसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो ऑस्कर हर्टविग नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने की थी। समुद्री अर्चिन के अंडे में उसको जो है इनके द्वारा खोजा गया। और आंसर यहाँ पर जो सही नहीं पूछा गया था, तो अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। ये कथन आपका यहाँ पर गलत है। अर्धसूत्री विभाजन में 2 विभाजन होते हैं, एक विषम रूपी विभाजन होता है, एक समरूप विभाजन होता है। अगला है खाना बनाने और स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक और एक राइजोम जो निम्न में से क्या होता है? तो ये आपका भूमिगत तना, जड़ या भूमि से ऊपर तना। भूमिगत तना आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। कई बार एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि अदरक की अगर बात करें तो अदरक जो है वो प्रकंद का उदाहरण होता है। इसी प्रकार अगर बात करते हैं हल्दी को लेकर के, तो हल्दी जो है वो आपका भूमिगत तना, उसका उदाहरण जो है वो होता है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे सल्ककंद जो होता है वो प्याज का उदाहरण है। अगला है मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? जय जवान जय किसान, बांटो और राज करो, या बांटो और छोड़ो? तो बांटो और छोड़ो का नारा 1943 में दिया गया था। लाहौर अधिवेशन की जब बात होती है, ये तो कराची अधिवेशन में दिया गया था। लाहौर अधिवेशन जो 1940 वाला था, मुस्लिम लीग ने जो, उसमें 2 राष्ट्रों का प्रस्ताव पारित किया गया था, वो भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कि कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाकिस्तान नामक शब्द जो है वो गढ़ा था। तो ये आपका चौधरी रहमत अली यहाँ पर जो है वो सही होगा। 1933 में इन्होंने पाक और इस्तान नामक शब्द जो है वो गढ़ा था। अगला है महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा था? देसी भाषा प्रेस अधिनियम, चार्टर एक्ट या रोलेट एक्ट? आंसर यहाँ पर रोलेट एक्ट यहाँ पर सही होगा। बाकी पता ही है आपको, बिना दलील, बिना वकील, इस तरीके का कानून जो है इसको कहा जाता था। बिना किसी को कारण बताए जेल में डाला जा सकता था। ये सारी चीजें रोलेट एक्ट में थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू? आंसर यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जो है वो सही होता है। इन्होंने सिंगापुर में 1943 में स्वतंत्र भारत की अस्थाई सरकार की जो स्थापना है वो की थी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी नारा इन्होंने ही दिया था। दिल्ली चलो का नारा भी इन्होंने ही दिया था। भारत के किस वायसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव जो है वो पारित प्रस्ताव दिया था? लॉरेंस, लिटन या रीडिंग? आंसर अगर बात करेंगे तो आंसर लिटन जो है वो सही होगा। देसी भाषा प्रेस अधिनियम लॉर्ड लिटन जो है इनके द्वारा जो है वो प्रस्ताव दिया गया था। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसको लेकर के समय याद रख सकते हैं 1878, जिसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आकाश से होने वाला वज्रपात कहा था, तो वो भी याद रख सकते हैं। मोपला विद्रोह से रिलेटेड क्वेश्चन जब बनता है तो नाम देखने को मिलता है लॉर्ड रीडिंग का। लॉर्ड रीडिंग के समय में 1921 में मोपला विद्रोह जो है वो आपका शुरू हुआ था। और लॉर्ड मेयो की जब बात होती है तो उसका कार्यकाल 1869 से स्टार्ट होता है और 72 तक जो है वो जाता है। अगला है आपका भारतीय संविधान के 101 नंबर प्रश्न पे हम पहुंच गए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों के गठन के अधिकार का उल्लेख है? तो 19(1)(c), ये आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। किसने भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया है? आंसर की बात करेंगे तो मॉरिस जोन्स आपका यहाँ पर सही होगा। अगला है भारतीय संविधान के संदर्भ में कथन दे रखे हैं, उन पर विचार कीजिए। डायरेक्ट अगर आंसर की बात करें तो भारत में संविधान सभा का विचार एम एन रॉय ने सबसे पहले 1934 में दिया था, जो कि बिल्कुल सही है। और
संविधान सभा का कुल 11 सत्र टोटल हुए थे, ये भी आपका कथन यहाँ पर सही है। उस हिसाब से बी ऑप्शन पहला और चौथा यहाँ पर सही होगा। बाकी जो भारतीय या भारत का संविधान है वो भारतीयों द्वारा बनाया गया। विचार सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने दिया था अगस्त प्रस्ताव के द्वारा 1940 में। यहाँ पर क्रिप्स प्रेसमिशन लिखा है जो कि आपका गलत हो जाएगा। बाकी संविधान सभा में हैदराबाद रियासत से 7 सदस्य जो हैं उनको लेकर के भाग लिया था उन्होंने। तो आप कहेंगे कि 7 सदस्यों को भेजने का अधिकार दिया गया था, लेकिन संविधान सभा में हैदराबाद ने भाग नहीं लिया। इस आधार पे ये भी आपका ऑप्शन कट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के संविधान में इनमें से किस संशोधन का संबंध पंचायत राज और नगर पालिका संस्था से है? तो कौन सा हो जाएगा? 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, केवल तीसरा और चौथा। 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची और 74वां संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची जोड़ा गया है, जो कि पंचायती राज और नगर पालिका से संबंधित है। समिति भी पूछ ली जाती है, तो जो सिंघवी समिति है इसी के द्वारा, पूरा नाम है LM सिंघवी समिति, तो इसी की सिफारिशों के आधार पर ही 73वां संविधान संशोधन को संवैधानिक दर्जा जो है वो दिया गया है। अगला देखते हैं। अच्छा, एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले अगर बात हो कि पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए कौन सी समिति आई थी, तो वो थी बलवंत राय मेहता समिति। भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र अपने हाथ से लिख करके दे सकता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा का अध्यक्ष? आंसर हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। राष्ट्रपति की पदावधि देखेंगे तो 5 साल की होती है और 5 वर्ष के पहले भी राष्ट्रपति त्यागपत्र या महाभियोग पद से जो है वो हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना जो हस्ताक्षर सहित लेख है उसके द्वारा अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति देता है। 2011 से 12 तक भारत के प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं का परसेंटेज कितना था? तो 62.8% जो है ये देखने को मिलता है। मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग इनमें से कौन सी है? तो ये क्वेश्चन भी करा चुके हैं। अटल रोड सुरंग आपका सही होगा। अटल टनल की जो आधारशिला रखी गई थी वो रखी गई थी 26 मई 2002 को, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। फिर 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री जो मोदी हैं, पीएम, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो मोस्ट जो प्रोबेबली चांसेस रहते हैं ना वो उद्घाटन की तारीखों से रहते हैं पूछे जाने को लेकर। बाद में 9 फरवरी 2022 को अटल सुरंग जो है इसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था। जो मनाली लेह वाली टोटल लेंथ है राजमार्ग की वो आपकी है 9.02 किलोमीटर। ये इसकी टोटल दूरी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। अटल टनल जो है हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है और रोहतांग दर्रे से होकर के जो है वो गुजरती है। अगला है, कौन सी नदी तुमकुर जिले में देवराय देवरायण दुर्ग पहाड़ी के दक्षिणी भाग से निकलती है और कावेरी में मिलने से पहले 221 किलोमीटर तक बहती है? वाघुर, सिमसा, घाट प्रभा, कौन सा इनमें से सही होगा? अच्छा, जब पीर पंजाल रेलवे सुरंग की बात होती है तो भारत की सबसे लंबी जो रेल सुरंग है उसमें भी आपकी आती है। यहाँ पर आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिमसा नदी। एक पॉइंट और चाहे तो ऊपर क्वेश्चन में याद रख सकते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड जो सुरंग है, चेनानी नासरी सुरंग जिसको कहते हैं, वो है 9.28 टोटल किलोमीटर की लंबाई के साथ, तो वो भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। कौन सी? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड सुरंग, जिसको चेनानी नासरी सुरंग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन देखेंगे तो बीपीएससी में आता ही आता है। मतलब आप देखेंगे कि झूम खेती से टीआरई 1-2 के क्वेश्चन उठाकर पेपर देखेंगे तो क्वेश्चन एक ना एक आ ही जाता है। तो यहाँ पर आपका डिपा सही हो जाएगा।
स्लैश एंड बर्न कृषि को डिपा कहते हैं। पूर्वोत्तर जो पहाड़ी है उसमें जो आदिम जनजाति उनके द्वारा की जाने वाली जो झूम खेती होती है उसको हम मिल्पा कहते हैं, जो पूर्वोत्तर पहाड़ी है उनमें। नागालैंड में स्थानांतरित जो कृषि होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम झूम खेती कहते हैं। नागालैंड में झूम झूम खेती पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है क्योंकि वन काट कर उसे जलाकर खेती की जाती है, इसीलिए। इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार की खाड़ी से अलग करता है? कौन सा सही हो जाएगा? पाक जल डमरू मध्य जो है वो सही होगा। ये क्वेश्चन कई बार करा चुके हैं। 111 प्रश्न है इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के। अच्छा, बाकी भी आपको पता होना चाहिए, लाइक जैसे सुंडा वाला किससे किसको जोड़ता है, तो ये जावा और हिंद को जोड़ता है। बास जो जलडमरू मध्य है ये तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ता है। हडसन वाला अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका हडसन और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। बेरिंग वाला अगर पूछा जाए तो बेरिंग वाला अलास्का और रूस को जोड़ता है। जिब्राल्टर वाला अगर पूछा जाए तो जिब्राल्टर वाला स्पेन जो कि यूरोप में पड़ता है, और अफ्रीका स्पेन और अफ्रीका में मोरक्को, ये आपका इसको जोड़ता है। इसी प्रकार मलक्का पूछा जाता है तो मलाया और सुमात्रा को जोड़ता है। फ्लोरिडा पूछा जाता है तो ये आपका फ्लोरिडा और क्यूबा को जोड़ता है। लगभग सारे मैंने बता दिए जलडमरू मध्य जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इंडियन मिनरल्स ईयर ऑफ बुक 2020 के अनुसार भारत में मैगजीन नहीं मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत देखने को मिलता है। अगला है किसी व्यक्ति के 10 रुपए का सिक्का रखने के लिए तैयार होने के पीछे का क्या कारण है? इसका मूल्य जारी करने वाले प्राधिकरण द्वारा समर्थित होता है, यही आपका सही हो जाएगा। भारत सरकार के द्वारा सिक्का निर्माण अधिनियम है 2011, उसकी धारा 6 है, उसके तहत जारी सिक्का भुगतान या अग्रिम के तौर पर वैध मुद्रा के रूप में जो है ये होते हैं। अच्छा, 10 रुपए का सिक्का आया कब था? तो 2005 में आया था। अच्छा, सिक्कों की ढलाई कौन करता है या डिजाइनिंग कौन तैयार करता है? तो भारत सरकार करती है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु? आंसर हो जाएगा केरल। केरल राज्य की जनगणना भी ज्यादा है, सबसे ज्यादा। और महिला साक्षरता दर की बात करेंगे तो वो भी सबसे ज्यादा है, 92.07%। और साक्षरता दर में सबसे कम कौन सा है? तो बिहार राज्य सबसे कम है। कितनी परसेंटेज है? 51.50% है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। बाकी सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्यों में केरल सबसे पहले आता है, फिर मिजोरम का नंबर आता है, फिर गोवा का नंबर आता है। और जब बात होती है न्यूनतम साक्षरता तो सबसे कम पे सबसे नीचे बिहार आता है, बिहार से ऊपर अरुणाचल प्रदेश आता है और फिर राजस्थान आता है। मौद्रिक भ्रम की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? तो इरविंग फिशर, इनके द्वारा जो है वो दी गई थी मौद्रिक भ्रम की अवधारणा। एडम स्मिथ का नाम यहाँ पर दिया गया है। इनकी एक पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशंस, पूछी जाती काफी। वेल्थ ऑफ नेशंस, शॉर्ट में वॉन याद रख सकते हैं। तो ये इनकी जो है वो पुस्तक है। कीन्स, जेएम कीन्स की है हाउ टू पे फॉर वॉर, ये इनकी पुस्तक है। 2 अक्टूबर को किसके रूप में मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सारे दिवस पता होना चाहिए, जैसे प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, कुष्ठ निवारक दिवस 30 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को, खुशहाली दिवस या विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को, और विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को। जो मेन है वो मैंने आपको बता दी। बाकी तो बहुत से हैं पूरे जनवरी से दिसंबर तक। इनमें से किस भारतीय खिलाड़ी को टाइम मैगजीन ने 2024 के सबसे प्रभावशाली जो लोग हैं उनकी 100 लोगों की सूची में शामिल किया है? स्मृति मंदाना, साक्षी मलिक, सानिया मिर्जा? कौन सा सही होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर के लिहाज से। आंसर यहाँ पर साक्षी मलिक जो है वो सही होगा। साक्षी मलिक जो है इनको 2024 के टाइम मैगजीन की सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में रखा गया है। बाकी ये पता है आपको, पहलवान है, फ्री स्टाइल पहलवान कह सकते हैं। और 2016 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने 58 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जो है वो जीता था। साक्षी मलिक जो है ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान भी है, इस बात को भी याद रख सकते हैं। बाकी इस 100 लोगों की सूची में
आलिया भट्ट का नाम है, एक्टर हैं जो। रेसलर साक्षी मलिक के अलावा वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा का नाम है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला भी इसमें है। एक्टर डायरेक्टर देव पटेल जो है उनका नाम है। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो, इसका आयोजन कहाँ जो है वो किया गया है? नोएडा, जयपुर या फिर देहरादून? कौन सा इनमें से सही होगा? साथ ही साथ जो भी वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं, लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। हमें मोटिवेशन मिलता रहे आपके लाइक से, तो लाइक जरूर करते रहिएगा। शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी करते रहिएगा ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंचता रहे। आंसर यहाँ पर नोएडा सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन कहाँ? नोएडा में। अगला क्वेश्चन आपका है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? मणिपुर, असम, मेघालय? इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर इनमें से एक से अधिक जो है वो सही होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 का आयोजन मणिपुर, असम में, मणिपुर को केवल काट दीजिए, बाकी असम मेघालय को मिलाकर टोटल 7 राज्य हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड और त्रिपुरा, जहां पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया गया था। इसका समापन कब हुआ था? तो समापन हुआ था 29 फरवरी 2024 को। और इसमें किसने अपना पहला खिताब जीता था? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने अपना पहला खिताब जो है ये जीता था, जिसने 32 स्वर्ण, 18 रजत, 21 कांस्य के साथ टोटल 71 पदकों के साथ खिताब अपने नाम जो है वो किया था। अगला क्वेश्चन आपका है, 2000 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 28 का आयोजन 30 नवंबर से लेकर के 12 दिसंबर 2023 तक कहाँ आयोजित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। COP 28 पूछा जाता है। संयुक्त अरब अमीरात, भारत, अजरबैजान? आंसर यहाँ पर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, यूएई में किया गया था। COP 29 की अगर बात करते हैं तो ये सम्मेलन 2024 में कहाँ किया जाएगा? ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये आपका अजरबैजान के अंतर्गत जो है वो किया जाएगा। अजरबैजान के अंतर्गत बाकू है जहां पर आयोजित किया जाएगा। कॉप 30 2025 में ये कहां पर होगा? 2025 में ब्राजील में आपका जो है ये होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इसके अध्यक्ष जो है वो कौन है? महेश भट्ट, परेश रावल, अनुपम खेर? कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी परेश रावल। ये है। मीठे पानी की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है? झीलों में, नदियों में, ध्रुवीय बर्फों में? आंसर यहाँ पर आपका ध्रुवीय बर्फ जो है वो सही हो जाएगा। मीठे पानी की सर्वाधिक मात्रा ध्रुवीय बर्फों में पाई जाती है। समुद्र के पानी का अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला तकनीक कौन सा है? निस्पंदन, आसवन, वाष्पीकरण? आंसर यहाँ पर आसवन जो है वो सही होगा। अगला है, पर्माकल्चर किसका पर्याय है? पारिस्थितिकी कृषि, सिंचित कृषि, व्यापारिक कृषि? आंसर यहाँ पर आपका पारिस्थितिक कृषि जो है वो सही हो जाएगा। पर्माकल्चर किसका पर्याय पूछा गया था? सिल्वीकल्चर के अंतर्गत वन के वृक्ष और उनके उत्पादों के लेकर के बात होती है। पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को लेकर के बात होती है। पेलिनोलॉजी परागकणों के अध्ययन को लेकर के बात होती है। पर्यावरण का पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? कहाँ हुआ था? मॉन्ट्रियल, स्टॉकहोम, लंदन? आंसर यहाँ पर आपका स्टॉकहोम जो है वो सही होगा। ये सम्मेलन हुआ कब था? 1972 में हुआ था। और पहला जो पृथ्वी सम्मेलन है वो हुआ था 1992 में। और वो कहाँ हुआ था? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जो है वो हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो 1987 में जो है ये हुआ था। इसका ओजोन संरक्षण जो है मेन लक्ष्य जो है वो रखा गया था। और स्टॉकहोम सम्मेलन के अंतर्गत अगर देखेंगे तो स्टॉकहोम सम्मेलन को पर्यावरण की मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की स्थापना हुई थी। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का संकल्प पारित हुआ था, तो वो भी याद रख सकते हैं। जो वियना सम्मेलन है 1985 में ओजोन परत के संरक्षण को लेकर के बात होती है, तो वो याद रख सकते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? हेगड़े, भाटिया, मेधा पाटेकर? आंसर यहाँ पर मेधा पाटेकर जो है वो सही होगा। सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा था, उसके ऊंचाई को कम करने के लिए आंदोलन चलाया गया था। चिपको आंदोलन तो पेड़ों को काटने से संबंधित था, जो कि 1973 में आया था उत्तराखंड के चमोली जिला में। उसके प्रणेता जो थे वो थे चंडी प्रसाद भट्ट। बाकी जैसे कुछ और पर्यावरण आंदोलन या उपनाम की बात करें तो जैसे वृक्ष माता, वो पर्यावरणविद थे जिनका नाम था सालू मर्दा थिमक्का। साइलेंट वैली आंदोलन चलाया गया था सुभाता कुमारी। मैती आंदोलन चलाया गया था कल्याण सिंह रावत। जल पुरुष कहा जाता है राजेंद्र सिंह को।
ग्रीन बेल्ट मूवमेंट जो है बंगारी मथाई से संबंधित है। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है रविंद्र कुमार सिन्हा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन व्यापार संकल्पना, इसका जो प्रत्यावेदन है वो किसके तहत हुआ था? तो ये हुआ था आपका क्योटो प्रोटोकॉल। ऊपर बताया था अभी, समय बताया 1997 और लागू किया गया था इसे 2005 में। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित किससे है? ये संबंधित है ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित, इसको भी याद रखना है। और ये भी ऊपर बता चुके हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया था। इनमें से कौन सी गैसों के अणु गति सिद्धांत का अभिग्रहित नहीं है? तो नहीं है पूछा गया है। आंसर यहाँ पर सभी अणुओं की चाल समान होती है, ये आपका यहाँ पर गलत है। किसी भी आप कहेंगे आदर्श गैस के जो अणु होते हैं वो भिन्न भिन्न वेगों से गति करते हैं, तो यही आपका गलत है। बाकी कथन जो है वो आपके सही है। अगला क्वेश्चन है कि ये दर्शाने के लिए कि एक सरल लोलक आवर्त गति कर रहा है क्या मानना आवश्यक है? तो दोलन का आयाम कम होता है, ये आपका यहाँ पर सही है। सरल लोलक का आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है टी बराबर 2 और अंडर रूट में एल अपॉन जी करके। कई बार इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो चाहे तो कर सकते हैं। सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो उस लोलक की लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, इस बात को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है कि किसी तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की जो चाल होती है वो क्या होती है? डोरी में तनाव के अनुक्रमानुपाती, तनाव के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती, तनाव के व्युत्क्रमानुपाती। आंसर यहाँ पर बी सही होगा, तनाव के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि इनमें से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो कोलाइड एक विस्मांगी मिश्रण है या फिर कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकता है। बहुत छोटे आकार के कारण अकेले कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। आंसर बी यहाँ पर जो है वो सही होगा, जो कि आपका गलत है। अगला क्वेश्चन आपका है मुद्रणालयों में प्रयुक्त टाइप धातु किसका मिश्र धातु है? तो ये सीसा, टिन और एंटीमनी, ये आपका सही होगा। एंटीमनी को एसबी कहते हैं, टिन को एसएन कहते हैं और सीसा को पीबी कहते हैं। तो ये इसका मिश्र धातु है। पीतल कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। कांसा कॉपर और टिन का मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक और निकिल का मिश्र धातु। गन मेटल कॉपर जिंक और एसएन का मिश्र धातु है। सब बता चुके हैं, रिवाइज भी करा दिया। एक प्रबल अम्लीय विलयन क्या लिया जाता है तथा धीरे धीरे इसमें बूंद बूंद क्षारक छोड़ा जाता है? तो इस प्रक्रिया में अवलोकन किए गए रंग परिवर्तन का सही क्रम क्या होगा? तो ये क्रम निकल करके आएगा जहां पर सबसे पहले 4 यानी कि लाल, उसके बाद नारंगी, उसके बाद आपका 7वां नंबर यानी कि पीला, उसके बाद आपका हरा, उसके बाद आपका नीला, उसके बाद इंडिको, फिर बैंगनी, ये क्रम चलेगा। अगला क्वेश्चन है, और ये रंग परिवर्तन ठीक उसी टाइप से होता है जिस प्रकार सार्वत्रिक सूचक या यूनिवर्सल इंडिकेटर में रंग परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन आपका है किसने लाइक क्यूअर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये सैमुअल हानीमैन, इनके द्वारा जो है वो दिया गया था। इनको कहा जाता है होम्योपैथिक जो है इनका पिता के रूप में, होम्योपैथिक के पिता के रूप में कहा जाता है। 134 कौन सा कथन सही है पूछा गया है? तो कथन जो सही है वो आपका ये है कि द्विगुणित जीव, इसमें जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं, इनकी द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है, इन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ये आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 135 है, इसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। इनमें से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है? ये क्वेश्चन आपके लिए है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है। पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, लास्ट में भी वीडियो को दिखा देंगे, बाकी आप इसको आंसर हम आपसे पूछेंगे। अब रीजनिंग के क्वेश्चन देखते हैं। सफल होना निष्फल होना से संबंधित है, दुखी होना प्रसन्न होने से संबंधित हो जाएगा। असंगत कौन है, अलग कौन है? तो यहाँ पर कान, आंख, गुर्दा, गुर्दा अलग है, बाकी सभी ज्ञानेंद्रियां हैं, गुर्दा आंतरिक अंग है। ये आपका एबीसीडी एक गोल मेज के चारों ओर बैठाया गया है, तो हम इसको डायरेक्ट बैठा देते हैं। ऊपर जगह है, यहाँ पर ये गोल मेज हो गई। इसमें कह रहा है कि जिस तरीके से बैठे हैं कि सी ए और बी के बीच में बैठा है, तो यहाँ पर सी को बैठाल दिया, यहाँ पर ए को बैठाल दिया और यहाँ पर बी को बैठाल दिया। सी ए और बी के बीच में बैठा है, जो कि डी के एकदम बाईं ओर बैठा है, यानी डी को यहाँ पर बैठाल दिया, डी के एकदम बाईं ओर है। और अगर सी ई से मुखातिब है, सी ई से मतलब सामने सामने बैठा हुआ है सी ई के, तो बचा कौन सा? एफ बचा, ये एफ हो गया। तो इस तरीके से बन जाएगा। एफ के सामने कौन बैठा है? एफ के सामने बी बैठा है, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि अगर कूट भाषा में मैक को ये लिखा जाता है, मास्टर को ये लिखा जाता है, तो सॉल्यूशन को क्या लिखा जाएगा? तो जो भी अक्षर है उनकी संख्या में एक जोड़ दिया गया है, 1 2 3 4
प्लस एक जोड़ा 5 आ गया, 1 2 3 4 5 6, एक जोड़ा 7 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक जोड़ा 9 आ गया, 9 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपका है विकल्प का श्रृंखला पूरी करनी है, 2 5 7 12 करके, तो 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 और 5 को जोड़ेंगे 12 आ जाएगा, 12 और 7 को जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा, यहाँ 19 हो जाएगा। यानी दो दो को जोड़ते हुए चल रहे हैं और इसी प्रकार सीरीज आगे बढ़ते हुए चल रही है। एक बेंच पर 4 छात्र बैठे हुए हैं और भरत गुहान के बगल में है। भरत जो है, वैसे बिना लाइन खींचे भी बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर हम बना देते हैं भरत को, उसके बगल में बैठा देते हैं गुहान को, और कह रहा है भरत गुहान के बगल में बैठा है लेकिन राजेश के बगल में नहीं है, यानी राजेश इधर आ जाएगा क्योंकि उसके बगल में नहीं आना चाहिए। और राजेश नरेन के बगल में है, राजेश जो है वो नरेन के बगल में नहीं बैठा है, यानी कि नरेन यहाँ पे आ जाएगा, यही 4 क्रम हो जाएंगे। या तो कह रहा है नरेन से सटे सीटों पर कौन बैठा है, तो नरेन से सटे सीटों पर भरत बैठा है, भरत आपका आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है संकरा का चयन कीजिए जो संबंधित समूह से नहीं है। 1 2 6 करके दिया गया है, 1 से 2 में कैसे आएंगे, 1 से गुणा करेंगे और एक ही आएगा, और एक जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 से फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे यानी 4 प्लस 2 जोड़ देंगे। 6 से कैसे आएगा, 3 से गुणा करेंगे और 3 जोड़ देंगे, तो 6 3 18, 19 20 21, ठीक है। फिर 4 से गुणा करेंगे, 4 जोड़ देंगे तो 21 गुणे 4 प्लस 4 88 आ जाएगा। इसी प्रकार 88 में 5 से गुणा करेंगे और 5 जोड़ देंगे तो 446 की जगह 445 आएगा, जो कि यहाँ पर गलत है, जो कि आपका आंसर यहाँ पर 446 वाला आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा। एक अतिथि से रजत का परिचय करवाते हुए अजय ने कहा कि वो मेरे पिता की बहू का इकलौता पुत्र है। अजय का रजत से क्या संबंध है, तो ये आप स्ट्रक्चर बना करके निकाल सकते हैं, या तो पिता या तो चाचा निकल करके आएगा। पैटर्न दिया गया है यहाँ पर आपको 11 14 75 इस तरीके से दिया गया है, तो 11 प्लस 14 अगर आप करेंगे और 14 में से 11 घटाएंगे तो जो दोनों वैल्यू निकल करके आएंगी उसको अगर आपस में गुणा करेंगे तो 75 निकल के आएगा। देखिए बताते हैं कैसे, 11 और 14 इनको आपस में जोड़िए, उसके बाद मल्टीप्लाइड 14 को 11 दोबारा से वापस से घटाइए, मतलब दोनों में डिफरेंस। अब यहाँ पे 11 और 14 जोड़ेंगे तो 25 निकल के आएगा, और 25 में उसके बाद 14 में 11 घटाएंगे तो 3 निकल के आएगा, और 25 यहाँ कितना होता है 75 होता है, तो ये 75 आपको नीचे प्राप्त हो जाएगा। सेम चीज इसमें भी करनी है, सेम चीज बीच वाले में करनी है, मैंने तरीका बता दिया, खुद से करिएगा, 13 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि यहाँ पर एक क्रम बताना है कौन सा सही होगा, तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, सबसे पहले आपका लेखन आएगा, लेखन के बाद क्या आएगा, संपादन आएगा, संपादन के बाद क्या आएगा, मुद्रण आएगा, मुद्रण के बाद क्या आएगा, प्रकाशन आएगा, बाद में वितरण आएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इतने यहाँ पर आकृतियों में वर्ग हैं। अब यहाँ पर आपको 1 2 3 करके नंबर डालते हुए गिनना है, जिसमें हमने बताया था वर्ग पूछे गए तो त्रिभुज को गिनने की गलती मत कीजिएगा, मतलब ये आपका एक वर्ग जो है इस प्रकार से होगा, जैसे एक ये है तो 2 3 4, ऐसे 1 2 3 4, ऐसे ही 1 2 3 4, तो यही 8 हो गए, ये 9 10 11 12 यही हो गए, और 2 आपके और निकल आएंगे। इस प्रकार से टोटल अगर जब निकालेंगे तो आपके 14 निकल करके यहाँ पर आएंगे। बाकी चित्र बना करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। अगला देखते हैं, घड़ी में मिनट की सुई उस समय इसी समय कितने डिग्री का कोण बनाएगी जिस समय घंटे की सुई 10 डिग्री का कोण बनाती है। तो घंटे की सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी, 1/2 बनाएगी डिग्री का। 10 डिग्री का जो कोण बनाने के लिए तो 10 गुणे 1/2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ से आपका निकल करके आएगा 20 मिनट। तो मिनट की सुई 20 मिनट में जो कोण बनाएगी वो बनाएगी 20 गुणे 6, यानी कि आपका 120 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी मिनट की सुई 1 मिनट में कितना बनाती है, 6 डिग्री का, उससे ही आप वैल्यू को निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 6 व्यक्ति एक वृत्त में बैठे हुए हैं। ये अब टाइप का भी ऊपर क्वेश्चन हमने करा दिया है, अब खुद से करिएगा, आंसर इसका ए निकल करके आएगा। डी के बाईं ओर कौन बैठा है, ए निकल करके आएगा, तो इसको जरूर करके देखिएगा। अगला है प्रकाशन के में अक्षरों के कितने जोड़े हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में मध्य अक्षर होते हैं। तो प्रकाशन अगर लिखेंगे तो यहाँ पर जैसे के है, के से एच में देखिए, तो जे के एल एम एन इस तरफ से तो नहीं जा रहा है, पर इधर से उस तरफ के देखिए तो एच आई जे के, यानी अगर इनके क्रम में देखेंगे तो बीच में उतने ही लेटर में आ रहा है। अगर जैसे एन से पी में शुरू करेंगे तो नहीं आपका आएगा, या इस तरफ से भी आप देखेंगे तो नहीं आएगा, पर एच से के में देखेंगे तो एच, यहाँ पर आई, यहाँ पर जे, यहाँ पर के, यानी उनके बीच में उतने ही अक्षर भी हैं जितना वो अल्फाबेट में भी आते हैं। तो केवल एक ही ऐसा जोड़ा देखने को यहाँ पर मिल रहा है, बाकी आपको और भी देखने पड़ेंगे क्या कुछ है या नहीं। वैसे तो इसमें केवल एक है, ना 2 होगा, ना 3 होगा, ना 4 होगा, इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा।
अगला लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर जो है वो चलता है, उसके बाद इसको बनाते रहते हैं। यहाँ पर आपका 5 किलोमीटर चल रहा है पूर्व की ओर, फिर कह रहा है दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है। समान मतलब 5 किलोमीटर वापस से जाता है। अंत में बाईं ओर मुड़ता है, बायां मतलब इधर साइड हो जाएगा क्योंकि नीचे देख रहा है। और कितना जा रहा है, 5 किलोमीटर चल रहा है। नहीं, समान दूरी तो बाएं मुड़ करके कितना चल रहा है, तो 7 किलोमीटर चल रहा है। बाएं मुड़ करके मुड़ रहा है तो बायां इधर नहीं होगा, ठीक है, हमने अपोजिट बना दिया। इसको रब करते हैं। देखिए, हमारा जब हम ऊपर की ओर देख रहे होते हैं तो दायां इधर होता है, बायां इधर होता है। जब हम नीचे देख रहे हैं तो इसका अपोजिट हो जाएगा। यानी अब जब नीचे की तरफ देख रहा है तो बायां आपका उस तरफ हो जाएगा। यानी 7 किलोमीटर यहाँ पर जाता है। आगे कह रहा है वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी है, ये वाली। ये 5 किलोमीटर है तो नीचे वाला भी 5 किलोमीटर होगा। ये डैट 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 जो देख रहे हैं ये भी 5 किलोमीटर हो जाएगा। और ये वाला 5 किलोमीटर है तो ये वाली भी 5 किलोमीटर ही आपका जो है वो होगा। इस बात को इसलिए बना दिया क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे ना, उसी से निकल करके आएगा। अब जो वैल्यू है ये वाली निकालनी है आपको। ये देखिए, ये आपको पता चल गया, आधार भी पता चल गया। तो लंब ये है, आधार ये है, कर्ण निकाल लीजिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, और दोनों को जोड़ देंगे और अंडर रूट से में रखेंगे। जोड़नों को जोड़ेंगे तो 169 अंडर रूट में आएगा, और 169 को बाहर निकालेंगे तो 13 आंसर आपका आ जाएगा। 13 किलोमीटर दूर है, ये आपका सही हो जाएगा। इस तरीके का सेम क्वेश्चन टीआरई 3 में भी आया था। तो ऐसे क्वेश्चन जो पाइथागोरस प्रमेय पर बेस्ड हो जाते हैं ना, वो आपको करने आने चाहिए। अब ऊपर एक क्वेश्चन जो है हमने आपके लिए छोड़ा था, जिसको हमने कहा था लास्ट में आपसे पूछेंगे। इसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आप बताइएगा। बाकी कितना क्या स्कोर जा रहा है वो भी अवश्य बताइएगा, ताकि थोड़ा अंदाजा लग सके कितने क्या क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। बाकी वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ये प्रश्न आपके लिए है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है। पेप्सिन है, ड्रेनिन है, ट्रिप्सिन है, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन बहुत अच्छे दे रखे हैं, करंट अफेयर और जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उसी पर बेस्ड है। इसीलिए जितने भी क्वेश्चन कराए इनको याद भी साथ साथ करते चलिए। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।